बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। पाकिस्तान के मालिकों, पाकिस्तान के वारसों, पाकिस्तान क्या पाकिस्तान की मईशत एहतसाब के बगैर दुरुस्त सिमत में गामजन हो सकती है? क्या पाकिस्तान की जो अवाम है वो खुशहाल हो सकती है पाकिस्तान के एहतसाब, जो रियासती अदारों के एहतसाब किए बगैर? क्या पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई ये कैसे कम होगी? महंगाई अचानक कैसे कम होगी? इसका क्या सद्देबाब है? इनका एक ही हल है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें इतना सोचने की बात नहीं है। पाकिस्तान की जो महंगाई और मईशत बर्बाद हुई है, गुर्बत और बेरोज़गारी है, मफलूज हो गया पाकिस्तान का निज़ाम। आप पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन अदारे हैं, 4-5 अदारे हैं, उनमें जो शख्सियात हैं उनका एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड करना होगा। जब आप इनका एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड, सबसे पहले आपको एहतसाब जो है जुडिशरी का करना होगा। पाकिस्तान की जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट जुडिशरी है, मातहत अदलिया और सुपीरियर जो हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सरकारी वकला, और जो मातहत जो अदलिया के जजेस हैं उनका एहतसाब बेरहमाना करना होगा। सबसे पहले जो है वो आपको एक कानून बनाना होगा कि जिसमें जो अपने फ़राइज़ से गफलत बरतेगा उनको 3 माह के अंदर अंदर सजाए मौत दी जाएगी, और जो करप्शन करेगा उसको 3 माह के अंदर अंदर सजाए मौत दी जाएगी। इसका सबसे बड़ा जो है, बिजली जो सबसे ज्यादा महंगी हुई है उसकी क्या वजूहात हैं? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट का आपस में नेक्सस और गठजोड़ है। ये मेरे पास रऊफ कलासरा के कॉलम तकरीबन 25 से ज़्यादा कॉलम वो लिख चुके हैं। इनमें वो बयान करते हैं कि पाकिस्तान की बिजली कैसे महंगी हुई। तो वो जो आईपीपी इन्होंने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स बनाए हैं, जो इन्होंने महंगे डॉलर्स में इन्होंने जो है वो मुआहदे किए थे, उसकी वजह से हमें आज ये महंगी बिजली का सामना करना पड़ रहा है। जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उनकी हुकूमत में खसरू बख्तियार थे और एक नदीम बाबर थे, जो है वो उनकी कबीना के जो रुकन थे, वजीर थे, एनर्जी के वजीर थे और दूसरी तजारत के वजीर थे। तो उन्होंने कितने अरब की करप्शन की थी, ये रिपोर्ट्स के सामने आ चुका था। अगर उनके 2 वजीर शामिल ना होते इमरान खान साहब के, ये तो फिर इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, जलसों के ज़रिए पाकिस्तानी कौम को कई-कई महीनों ये बताना था कि जो मईशत बर्बाद हुई है, ये नून लीग पीपल्स पार्टी की करप्शन की वजह से हुई है, उनके मुआहदों की वजह से हुई है। तो ये इमरान खान साहब की जो है मुनाफिकाना पॉलिसी का जो एक मज़हर है कि उन्होंने जो है करप्शन के खिलाफ नारा लगाकर वो अपनी हुकूमत में आए थे। तो जब अपनी हुकूमत में आए थे तो उन्होंने अदारों ने उनको रिपोर्ट्स दी कि ये महंगाई, बिजली महंगी क्यों है, गैस महंगी क्यों है, करप्शन के क्या असरात हैं, बेरोजगारी क्यों है, गुर्बत क्यों है। तो उन्होंने मुनाफिकाना पॉलिसी अपनाते हुए चुप साध ली। क्यों? क्योंकि अगर वो बोलते, इसके खिलाफ कोई एक्शन लेते, तो उनको सबसे पहले अपनी कबीना के खिलाफ एक्शन लेना पड़ना था। अगर कबीना के खिलाफ एक्शन लेते तो वो एक-एक वजीर ने ग्रुप बनाया होता था, 25-25, 20-20 एमएनए होते हैं, तो उनकी जो है वो हुकूमत कायम ही नहीं थी रहनी। तो वो सबसे बड़े, जो मैं कहता हूँ क्रिमिनल, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, क्या पार्लियामेंट में जो हमारे जो एमएनएस बैठे हुए हैं वो वाकई एमएनए हैं, या वो एक क्रिमिनल मुजरम है जो पार्लियामेंटेरियन के लिबास में बैठे हुए हैं? तो अब इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं वो क्रिमिनल हैं, सबसे बड़े करप्ट हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के वसाइल को बेदर्दाना, बड़ी बेदर्दी से लूट रहे हैं। उसमें देखिए, करप्शन का नारा इमरान खान साहब ने लगाया, सबसे ज्यादा करप्शन इन्होंने की है, इनके हवारियों ने की है, इनके दरबारियों ने की है। फिर करप्शन का नारा 90 की दहाई में नवाज शरीफ साहब भी लेकर आए थे। फिर उस नवाज शरीफ साहब ने सबसे ज्यादा करप्शन की मुल्क की तारीख में। फिर बेनज़ीर साहबा आई थी 1988 में, 80 की दहाई में, उन्होंने फिर रोटी कपड़े और मकान का जो नारा लगाया था, तो सबसे ज्यादा लूटा गरीबों का रोटी कपड़ा और मकान बेनज़ीर साहबा ने लूटा था, उनके शोहर ने लूटा था। तो ये जो है वो पूरी तीनों सियासी जमातें जो है वो नाकाम हो चुकी हैं। तो अजान जो है वो उसका
آغاز ہو جائے، تھوڑا سا ویٹ کر لیں ویڈیو کے دوران ہی۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو 50 سال پرانی جماعت ہے، نون لیگ جو 40 سال پرانی جماعت ہے، پی ٹی آئی جو 27 سال پرانی جماعت ہے، مذہبی جماعتیں باقی چھوٹی موٹی ملا لیں، وہ ساری ناکام ہو گئی ہیں۔ وہ پاکستان کو سنوار نہیں سکی، وہ پاکستان کے عوام کا جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کر سکی۔ تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ کیا پھر ان تینوں سیاسی جماعتوں کو چلنے دیا جائے، یا ان تینوں سیاسی جماعتوں کو ختم کر دیا جائے، کوئی نیا نظام لے کر آیا جائے؟ پاکستان میں جو ابھی حالات بن چکے ہیں، تینوں سیاسی جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں، یہ کیوں احتساب کریں گی؟ کیسے احتساب کریں گی جب یہ کھٹ پتلی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان کی مرضی سے ان کی گورنمنٹ آتی ہے، اور جو انڈسٹریلسٹ اور جگیرداروں کی فنڈنگ سے ان کی الیکشن کمپین اور ان کے جلسے چلتے ہیں، یہ ان کا احتساب کریں گی؟ جن کے فنڈنگ سے، جن کی نوازشات ہوتی ہیں، ان کی فنڈنگ سے ان کے پیٹ پلتے ہیں، ان کے جو ہے وہ بلڈنگ اور کوٹھے اور بنگلے بنتے ہیں، تو یہ ان کا احتساب کریں گی؟ قطعاً طور پر نہیں، بالکل نہیں۔ تو یہ صرف اور صرف جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ بزنس مین کے اور جگیرداروں کے جو ہے وہ تحفظ، جو ان کے مفادات کا جو تحفظ کرنے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے، یہ صرف ایک فریم لگایا جاتا ہے گورنمنٹ کا، ان کو آگے چہرہ ان کا لگایا جاتا ہے، یہ فیس آف دی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اصل گورنمنٹ جو پیچھے ہوتی ہے وہ بزنس مین کی ہوتی ہے، جگیرداروں کی ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے، انڈسٹریلسٹ کی ہوتی ہے۔ تو ایسی پاکستان کو ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے جن کی جڑیں جو ہے وہ عوام میں ہو، جو نیچے سے اوپر اٹھ کر آئی ہو، اور جس 100% جو غریبوں کی فنڈنگ ہو، جو انفرادی فنڈنگ سے چلتی ہو۔ انفرادی فنڈنگ سے یہ مراد ہے کہ فرض کریں پاکستان کے 15 کروڑ نوجوان ہیں، اگر وہ 100 روپے یا 1000 روپے بھی ایک نوجوان کرے تو پارٹی کی فنڈنگ اربوں روپے میں چلی جاتی ہے۔ تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی انڈسٹریلسٹ یا ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک یا شوگر ملوں کا مالک یا اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی جگیردار جو ہے مربوں کا مالک، وہ ان کو فنڈنگ کر کے پارٹی کو ہائی جیک کر لے اور اپنی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے اس پارٹی کو اپنی ڈائریکشن میں چلائے۔ تو ایسی پارٹی کی ضرورت ہے جو نہ اسٹیبلشمنٹ کی کھٹ پتلی ہو، اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے نہ ہو، نہ بیرونی امبیسیز ان کے پیچھے ہو، نہ لوکل سپانسر ہو کوئی اس کا۔ صرف اور صرف پاکستان تب ترقی کر سکتا ہے جب تک عوام جو ہے وہ خود ایک سیاسی پلیٹ فارم بنا کر ان تمام جو ہے باطل قوتوں کا اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، جگیردار ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، ان کے خلاف اعلان جنگ کرے، ان کے خلاف نکل آئے۔ اور یہ جہاد ہے، یہ کوئی ہماری سیاسی جو ہے وہ مفادات کے لیے ہم نے یہ جنگ نہیں لڑنی۔ اور الیکشن جب بھی ہوں 2024 میں، جو مجھے نظر نہیں آ رہا، مارچ میں بھی نظر نہیں آ رہا، تو ہماری جو جنگ ہے وہ الیکشن تک نہیں ہے۔ ہم نے کھلم کھلا جو ہے یہ پاکستان کی 3 سیاسی جماعتوں اور ان کے جو باپ ہے، ان کا باپ اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ایجنسیز ہیں، ان کے خلاف ہم نے
जंग जो जहाद का आलम जो है ना वो सर बुलंद करना है। इंशाल्लाह ताला इनमें जान भी चली जाए तो हमारा जो है हम शहीद होंगे। ये सियासी जहाद है हमारा। तो मैं पाकिस्तान के नौजवानों को यही पैगाम देता हूँ कि आप निकल आए, आप पुरअमन जिद्दोजहद करें। पाकिस्तान की रियासत के जो है वो उसको नुकसान हमने नहीं पहुंचाना, पाकिस्तान के अमलाक को भी नहीं पहुंचाना जिस तरह पीटीआई ने किया था। पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ गए थे, उन पर हमले किए थे। हमारा पाकिस्तान के अदारों से लड़ाई नहीं है, हमारी पाकिस्तान के अदारों में जो चंद 4-5 शख्सियात होती हैं वो कंट्रोल हाईजैक कर लेती हैं अदारों को। हमारी जंग उनके खिलाफ है। तो ये जो है हमने इंशाल्लाह ये हमारा मुल्क है, हम इनके मालिक हैं, हम वारिस हैं। तो जब तक हम अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे, हम इनके खिलाफ जंग करके हुकूमत में नहीं आएंगे, असम्बलियां नहीं संभालेंगे, क्रिमिनल जो मुजरम बैठे हुए हैं पार्लिमान में, असम्बलियों में, इनको हम हुकूमत में आकर सजाए मौत और फांसियां नहीं देंगे, गर्दनें नहीं काटेंगे और एहतसाब नहीं करेंगे इन करप्ट जर्नलों का, करप्ट जजों का, पुलिस अफसरान का, करप्ट पॉलिटिशियन का, तब तक पाकिस्तान का कोई अदारा और पाकिस्तान की मईशत, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो जमहूरी सरकार जो पार्टी है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर इसकी भरपूर कैंपेन चलाएंगे इंशाल्लाह। और वो वक्त दूर नहीं कि जब ये तीनों सियासी जमातों से और ये जो लहू लगा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट को, इनसे हम छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो ये पैगाम को हर नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए पाकिस्तान में। तो इंशाल्लाह आप मायूस ना हो। ये हर अंधेर नगरी के बाद, हर रात के बाद उजाला होता है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।